Hello students, good evening. Good evening, Good evening, sir. sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाँ बेटा, कल हम लोग एल्काइल हैलाइड के एंडिंग पर थे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. तो एल्काइल हैलाइड में हम यहाँ पहुंचे थे, आई थिंक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन का पार्ट कर रहे थे हम, और वी वर ऑन दैट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें आई थिंक हम जो थर्ड पार्ट कर रहे थे हैलाइड का, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी हमारी. हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें हमने पहली फ्लिकेनस्टीन रिएक्शन लिया था. फ्लिकेनस्टीन रिएक्शन था जो आप प्रिपरेशन स्पेशली यूज करते हो, प्रिपरेशन फॉर एल्काइल आयोडाइड. एल्काइल आयोडाइड का बेस्ट मेथड है बेटा ये प्रिपेयर करने का. तो इसमें क्या करते हो, कल हमने बात की थी बेटा, कोई भी एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड यूज करते हो आप, और आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हो, तो आप देखते हो कि भाई आयोडीन तो गुड लिविंग ग्रुप है, उल्टा यहाँ पर लिविंग नहीं कर रहा, उल्टा वहां से आर से जुड़ने जा रहा है, मतलब अपोजिट रिएक्शन जा रही है. इसका रीजन मैंने क्या लिया था, यहाँ पर सॉल्वेंट आप जो यूज करते हो वो एसीटोन लेते हो, उससे ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है. बिकॉज क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, उससे आई जाता है, तो आई से जब Cl या Br निकलता है तो NaCl या NaBr बनेगा. ये NaCl NaBr जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं. NaCl NaBr जो आयनिक कंपाउंड है, सो ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन कोवलेंट solvent acetone and become precipitate. प्रेसिपिटेट बनते जाते हैं, प्रेसिपिटेट बनते जाते हैं तो इसको रिमूव करते जाते हैं. तो आपने ली शटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा बेटा 11th में. अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम में था ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे जैसे ये रिमूव करते जाएंगे, प्रोडक्ट आर रिमूव, then equilibrium is shifted in forward direction. तो आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे ये चीजें रिमूव होकर बाहर हटती जाएंगी, इनको बाहर हटाते जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम आगे बढ़ता जाएगा, तो आर आई ज्यादा से ज्यादा आपका बनता जाएगा. तो ये एल्काइल आयोडाइड बनाने का एक बेस्ट मेथड हो जाएगा आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड में, स्पेशली फिल्कनस्टीन रिएक्शन. फिल्कनस्टीन रिएक्शन आप यूज कर सकते हो. दूसरा क्या यूज कर सकते हो, देखो रिएक्शन बना सकते हो इस कैटेगरी के. हाँ बेटा बोलो. सर जो NaI है वो हाँ बोलो. के अंदर Na+ और I नेगेटिव में टूट जाता है. नहीं, वो क्या होता है कि लाइक डिजोल्व लाइक होता है, तो Na ही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे पार्टिकल, डिजोल्व हो जाएंगे कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर. टूटेगा नहीं, लेकिन इनके बीच के पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे. जब छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा. सर जैसे ऐसा ही तो यही देखते हो ना, जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे चीनी होती है. चीनी क्या चीज है बेटा, ग्लूकोज है. तो ग्लूकोज है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के पार्टिकल होते हैं C6H12O6. तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं ना C6H12O6. तो जब आप पानी के अंदर डालते हो तो देखो चीनी पानी में डालते ही गायब हो जाती है. तो गायब होने का मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं. बिकॉज वाटर जो है इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो वाटर में डिजोल्व होता है, तो वाटर इन पार्टिकल को अलग अलग होकर उनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है. क्लियर. ओके सर. तो इस टाइप से आप बेटा फिल्कनस्टीन रिएक्शन से आप आर आई बना सकते हो.
देन देखो फिर आप अगर आप कोई क्लोराइड या ब्रोमाइड यूज करते हो और कोई भी सिल्वर के फ्लोराइड साल्ट के साथ रिएक्शन करते हो, तो सिल्वर का फ्लोराइड जो होता है इनको रिप्लेस कर देता है, बिकॉज ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये तो जनरल रिएक्शन है। किसके कंपैरिजन में? गुड लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन आकर के इनको रिप्लेस कर देगा और एल्काइल फ्लोराइड बना देगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्वार्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको? हम स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। और स्पेशली ये किसके काम आती है? हमारे फ्लोराइड बनाने के रिएक्शंस काम आती है। अगर हम फ्लोराइड को बनाना हो तो इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी स्वार्ट रिएक्शन। अब फ्लोराइड आयोडाइड बना लिया बेटा, अगर मान लो स्पेशली हमें क्लोराइड वगैरह बनाने हो, ब्रोमाइड वगैरह बनाने हो, किसी चीज से बनाने हो, तो ये कैसे बनाते हैं हम? तो इसको फिर हम इसके लिए यूज करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, इसमें इस टाइप की रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन यूज होती है। पहले हम क्या करते हैं, हम नाइट्रो ग्रुप लेते हैं कोई भी, जैसे नाइट्रोबेंजीन ले लिया बेटा। नाइट्रोबेंजीन का NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाते हैं। NaNO2 को हम HNO2 भी डायरेक्ट लेके कर सकते हैं। HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, मतलब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। सर ऊपर भी प्रेसिपिटेट बनेगा ना, AgCl AgBr का? हाँ, साथ में AgCl AgBr जो है, ये AgCl या Br का, देखो AgCl जो होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, AgCl व्हाइट का होता है, और AgBr होगा तो येलो कलर का पीपीटी बन जाएगा। सर इसमें मतलब सॉल्वेंट कुछ नहीं लेंगे? वाटर ले लो, जब कुछ नहीं होता है तो फिर क्या कंसिडर करते हैं हम? वाटर। ये वाटर में इसको बनते हैं ना व्हाइट पीपीटी और येलो। कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें वाटर ही लेना होता है बेटा। तो देखो नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम HNO2 या नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो इसमें ये N, दो N के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और Cl के साथ अटैच हो जाता है। तो यहां बन जाता है हमारा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो N2 या N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको बोला जाता है बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम साल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये 0 से लेके अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल होता है। जो एरोमेटिक होता है ये स्टेबल होता है। इस रिएक्शन में एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नाइट्रोजन को एजा बोला जाता है। दो नाइट्रोजन होते हैं तो डाई एजा होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम? डाई। डाई मतलब टू, एजा मतलब नाइट्रोजन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है ये हमारी। तो ये आपका नाइट्रो ग्रुप, बेंजीन के साथ जो नाइट्रो ग्रुप है वो डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है, और ये एक काफी इंपोर्टेंट केमिकल है बेटा। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट एक बहुत ही इंपोर्टेंट केमिकल है, जिसको आप डिफरेंट टाइप में आगे कन्वर्ट कर सकते हो। आगे डिफरेंट ग्रुप के अंदर आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो। तो इसका अगर कन्वर्जन आपको करना है तो देखो, डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट का क्यूप्रस क्लोराइड, HCl के साथ ले लो, या क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ रिएक्शन करा दो, या आप इसका क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो HCN के साथ। जब भी इसमें रिएक्शन कराओगे तो इनके नेगेटिव पार्ट डायरेक्ट इसके नाइट्रोजन को रिमूव करके अटैच हो जाएंगे। तो आपके साथ क्या बन सकता है, अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड से साथ कराओगे तो क्लोराइड आ जाएगा डायरेक्ट नाइट्रोजन को हटा के, Cl आ जाएगा बेटा इसके साथ, और N2 बाहर हो जाएगी, और जो बाकी बाहर होना है वो भी चीज बाहर हो जाएगी, जैसे HCl वगैरह जो बनता है। तो या तो क्लोराइड आ जाएगा, या ब्रोमाइड लोगे तो बेटा ब्रोमाइड आ जाएगा। क्लोराइड बनाना है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड बनाना है तो ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाना है, ये आयोडाइड नहीं, या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड या साइनाइड, इनमें से जो भी बनाना है वो आपका इसके अंदर बन जाएगा।
इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडे मेयर रिएक्शन, तीनों को ही। देखो यहां पर क्लोराइड और ब्रोमाइड है, आयोडाइड नहीं है। क्लोराइड और ब्रोमाइड है, आयोडाइड नहीं है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडे मेयर रिएक्शन, सैंडे मेयर रिएक्शन। तो यहां से आप डायरेक्ट, तो इसका मतलब आप जो है क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड भी बना सकते हो, डाइजोनियम सॉल्ट लेकर के फिर आप बना सकते हो, क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड बन जाएंगे आपके। तो ये रिएक्शन है सैंडेमियर। जैसे मैंने बताया कि ये काफी इंपोर्टेंट केमिकल है, तो यहां आप कह सकते हो फ्रॉम, जो बना रहे हो वो फ्रॉम बना रहे हो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट का कन्वर्जन कर सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, तो और भी रिएक्शंस आप इससे बना सकते हो। सैंडेमियर रिएक्शन के साथ साथ देखो अगर आप क्या बना सकते हो इसी रिएक्शन का, सर हाँ सर जिस जो कंपाउंड कॉपर के साथ होगा वही एसिड लेंगे, जैसे कि अगर CuBr वैसे वै लिया। हाँ तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप उसके साथ कोई भी एसिड ले लो, HCl साथ में ले लो, क्योंकि जाना ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट जाना है, ये है ना, जैसे जैसे साइनाइड जाएगा यहाँ से, न्यूक्लियोफाइल ही होगा ना, Cl हटना है, N2 हटना है, एक न्यूक्लियोफाइल हटाना है, तो इधर वाला पार्ट होगा Cl के साथ। वो तो मीडियम देने के लिए यूज कर रहे हैं, तो बाकी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अभी यह मैकेनिज्म यहाँ नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो फिर आगे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड करेंगे तो वहां कुछ काम ही नहीं बचेगा हमारे लिए। तो वो आप अभी मैं एक सीधी रिएक्शन याद करा रहा हूँ, फिर आगे जब मैकेनिज्म बताऊंगा ना तो और भी कई सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है बेटा आपका, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो हीट करके, तब आपका आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन भी आ सकता है। लेकिन अब ये सेंडेमियर रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। अब आप AI के साथ ऐसे ही आप यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हो HbF4 के साथ। तो HbF4 के साथ रिएक्शन करोगे तो पहले क्या होगा, पहले ये बनेगा, ये साल्ट बनेगा, N, HCl बाहर होगा, N2 जो पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव के साथ BF4 नेगेटिव साल्ट बनेगा। BF4 नेगेटिव जो साल्ट बनेगा, ये BF4 नेगेटिव फिर फर्दर जो होगा आपका BF4 फर्दर फिर जो हीट करने से यहां पर नाइट्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन भी बाहर हो जाएगी बेटा, और साथ में जो हो जाएगा BF3 बाहर हो जाएगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो और फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू आप। तो सारे हेलोजेंस बन रहे हैं, देखो आयोडाइड फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड बनते हैं तो इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन हो जाता है, इसको बाल सीमज रिएक्शन बोलते हैं, बाल सीमेज रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन अलग है, बाल सीमेज रिएक्शन अलग है। बाल रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट में पहले HbF4 लोगे, उसके साथ N2 पॉजिटिव B4 नेगेटिव बनेगा, फिर आप हीट करोगे तो BF3 बाहर निकल जाएगा, तब आपका फ्लोरो बेंजीन बनेगा। तो इसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक रिएक्शन ये होता है आपका। अब नोट अलग से बता देता हूं मैं कुछ रिएक्शन आपको। नोट, सपोज अगर डाइजोनियम साल्ट है आपका, N2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, डाइजोनियम साल्ट है सपोज बेटा। अगर ये डाइजोनियम साल्ट का आप NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, NaOH के साथ रिएक्शन करते हो और हीट करते हो, तो पहले ये क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट में पहले ONa बनेगा, फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देना, H3O पॉजिटिव, तो फिनोल में भी कन्वर्ट हो सकता है ये, तो बेंजीन आपका OH फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप डाइजोनियम साल्ट का, छोटी छोटी रिएक्शन है लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर डाइजोनियम साल्ट का आप H3PO2, मतलब H3PO2 के साथ हीट करते हो, H3PO2 पढ़ के आए हो आप पी ब्लॉक में, H3PO2 है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड है बेटा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसके, बिकॉज इसके पास डायरेक्ट
जो होते हैं 2 pH बॉन्ड होते हैं, ये वाला H यूज कर सकता है ये। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट इसको H दे के बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये भी। डायरेक्ट देखो रिड्यूस कर दिया, डाइजोनियम साल्ट को डायरेक्ट रिड्यूस करके बेंजीन बना दिया। तो आप इससे H3PO2 से रिएक्ट करवा के जो है डायरेक्ट बेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फिनोल में ओ है, ओ को हटाने के लिए जिंक डस्ट डालोगे तो वो भी इसको, फिनोल को, जिंक डस्ट जो होगा ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, ZnO बाहर हो जाएगा और डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख रहे हो बहुत सारी कन्वर्जन रिएक्शन भी आपके पास आ रही है, बहुत सारा कन्वर्जन रिएक्शन भी आपके पास आ रहा है। तो कुछ नेम रिएक्शन भी आ रही है। नेम रिएक्शन को आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि नेम रिएक्शंस कैसे कैसे यूज कर रहे हो। जैसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में जो नेम रिएक्शन, एक तो सेंडेमियर आई है, सेंडेमियर है क्लोराइड ब्रोमाइड और साइनाइड बनाने के काम आएगी। के आई का कोई स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन आप जब फ्लोरो वाला कंपाउंड बनाते हो HbF4 हाइड्रो बोरोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो जब आप, तो फ्लोरोबेंजीन बनता है बेटा। फ्लोरोबेंजीन बनता है तो इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है बाल्सिमज रिएक्शन कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप डायरेक्ट बेंजीन पे भी पहुंच सकते हो। अगर आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 से रिएक्ट करवाते हो तो H3, ये PO2 जो देख रहे हो आप, तो इससे रिएक्ट करवाते हो तो डायरेक्ट आप बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हो। फिनोल में भी अगर जिंक डस्ट डाल दें तो वो ऑक्सीजन या हेलोजन को बाहर निकालने का काम करता है, तो भी डायरेक्ट बेंजीन बना सकते हो। तो फिनोल से भी डायरेक्ट बेंजीन आपका बन सकता है बेटा। तो ये ऐसी छोटी छोटी रिएक्शंस इजल एंड क्यूबल थिंग्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कई बार इन पर। चलें आगे बेटा, क्लियर है ये सारा? यस सर। फिर देखो आप, फिर हम बेटा इसको बना सकते हैं जिसे एसिड वगैरह से कहीं देखें, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCOOAg। RCOAg का अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होता है, ये CO2 भी निकल जाता है और AgBr भी बाहर निकल जाता है। तो और RBr स्पेशली बनता है आपका RBr, CO2 गैस बन के बाहर चली जाती है और AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो RBr बनाने का बेस्ट मेथड है एल्काइल ब्रोमाइड, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड का बेस्ट मेथड है, क्योंकि CO2 गैस बन के हट जाएगी, AgBr प्रेसिपिटेट बन के हट जाएगा, तो आपको RBr ही यहां पर मिलेगा। इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है बेटा हुंसडीकर रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं हुंसडीकर रिएक्शन। तो हुंसडीकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा के कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाते हैं। ये वैसे सीधा बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कई बार सीधे सीधे कोई क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हुंसडीकर रिएक्शन। ऐसा तो नहीं है ना कि बेटा एग्जाम जो कंपटीशन होता है उसमें सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, कई क्वेश्चन सिंपल सिंपल आते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कुछ इसमें आपके कन्वर्जन भी आते हैं बेटा। देखो इसमें इसमें आपके नॉलेज क्लाउड के लिए बात कर देता हूं मैं, कि कहीं भी आप देखो, जैसे सपोज आपने एल्काइल हैलाइड लिया था और RX का KCN के साथ रिएक्शन किया, तो मेजर प्रोडक्ट आपका बना था RCN। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, देखो RCN, ये जो ग्रुप होता है बेटा ये साइनाइड ग्रुप होता है। साइनाइड ग्रुप का कन्वर्जन डिफरेंट वे में किया जा सकता है, क्योंकि साइनाइड ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कर देंगे हम, हाइड्रोजन वगैरह दे देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2
NH2 में, मतलब बेटा एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये एमीन। अगर साइनाइड का आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब एक H2 के साथ रिएक्शन कर दिया आपने, तो आपका सी डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा। CnH2 को बोलते हैं एमाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो बेटा एमाइड बन जाएगा। लेकिन इसी साइनाइड का आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब 2H2 वाटर मोलिक्यूल यूज कर दिए, तो ये आपका एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो कहने का मतलब है अगर एक वाटर मोलिक्यूल लोगे तो CuNH2 हो गया, फिर CuNH2 में फर्दर लोगे आप एक वाटर मोलिक्यूल और ऐड कर दो तो अमोनिया बाहर हो जाएगी ना, ऐसे अमोनिया बाहर होके एसिड बन जाएगा। तो साइनाइड जो है, एक कार्बन चेन बढ़ाना हो एल्काइल हाइड में, तो साइनाइड बड़ा अच्छा फैक्टर है आपका। साइनाइड तो एक सी बढ़ जाएगा, फिर उस सी को जहां भी कन्वर्ट करना हो आगे लेके बाद में हटाना हो तो हम हटा सकते हैं। तो अगर साइनाइड कहीं भी बन जाए तो रिडक्शन करोगे या हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट चेंज होंगे, ये आपका एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से आप जो है प्रिपरेशन मेथड में इसको डिफरेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्जांपल्स देखो, जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जैसे रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रिक एसिड, बिकॉज हैलाइड का ही पार्ट है इसलिए देख रहे हैं अपने। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। क्लास में CHCl3, इसका रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से करते हो बेटा। नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 है, HONO2, ये HNO3 होता है। तो HNO3 की रिएक्शन ऐसे दे दो ना आप, HNO2 को उल्टा लिख दो, NO2 इधर और OH इधर, तो वाटर निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा NO2CCl3। इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, क्योंकि अल्काइल हाइड में ही आ रहा है क्लोरोफॉर्म, तो इसको बोल देंगे क्लोरोपिक्रीन। वार गैस होती है बेटा, टीयर गैस होती है, इसका अगर छोड़ दें तो लोगों को आंसू आने लग जाते हैं, टीयर गैस होती है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन भी इसको हम बोलते हैं। क्लोरोपिक्रीन जो है NO2CCl3 से बन सकती है। अगर यहां पर हम देखो नोट, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं नाइट्रोमीथेन लूं, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन का फार्मूला क्या होगा? नाइट्रोमीथेन सी CH3 एच थ्री नाइट्रो NO2, यही होगा ना। अगर नाइट्रोमीथेन का रिएक्शन हम हाइड्रोलिसिस कर दें तब भी ऐसा ही प्रोडक्ट, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करवा दें, नाइट्रोमीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें तब भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा बेटा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जैसे 3HH3Cl2 ले लो, 3HCl बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो नाइट्रो के पास वाला H होता है वो एसिडिक होता है, तो तब भी CH3 से 3 क्लोरीन हट जाएंगे तो CCl3NO2 हो जाएगा, तब भी क्लोरोपिक्रीन बन सकती है। तो नाइट्रो जो है आपकी, नाइट्रो मीथेन से भी बना सकते हो और ऊपर आपने क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड से भी बना सकते हो। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आपका रिएक्शन ऑफ
क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन। तो एसीटोन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, एसीटोन है एसीटोन CO CH3 और क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख देते हैं CCl3 और H। तो इसमें क्या होगा कि H पॉजिटिव पार्ट है, CCl3 वाला नेगेटिव पार्ट है, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये O इसके पास H के पास चला जाएगा और ये CCl3 इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो हमारे पास क्या बन गया, CH3 एसीटोन के साथ OH, इधर CCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोटीन, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। ये जो है कि हिप्नोटिक ड्रग्स है, हिप्नोटिक ड्रग्स है ये। मतलब अगर इसको जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को सुंघा के कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, बेहोश करके ले जाते हैं, तो ये केमिकल होता है। क्लोरोफॉर्म भी जो है ये भी मदहोशी देता है, और एसीटोन जो होता है, एसीटोन भी जो है पॉइजनस होता है, दोनों का मिक्सअप दे देते हैं तो और हार्मफुल चीज हो जाती है, हिप्नोटिक दवाई बन जाती है, हिप्नोटिक ड्रग बन जाता है क्लोरीटोन। उसको सुंघा तो फिर जहां ले जाओगे वो बंदा जो है चल पड़ेगा, वहां पर उधर ले जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाने के काम आता है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जो है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्लोरीटोन और क्लोरोपिक्रीन। याद रखना, नाम भी याद रखना, फार्मूला भी याद रखना। क्लोरोपिक्रीन टीयर गैस है और क्लोरीटोन जो है हिप्नोटिक ड्रग है। तो कुछ ये एक्स्ट्रा क्लाउड, नॉलेज क्लाउड बीच में आ गया था तो वो दे दिया हमने। तो एट द एंड में जो होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम कुछ। फिजिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, एक तो बेटा इसके डाइपोल मोमेंट की आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं हम, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखें, सपोज हमारे पास CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब इनका डाइपोल मोमेंट देखना है। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट होता क्या है, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो म्यू होता है और ये Q इंटू डी का प्रोडक्ट होता है। Q जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन EN वैल्यू, और D डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर या एटॉमिक डिस्टेंस बोल दो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेटा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जिसका Q ज्यादा होगा, और Q जो होता है मेन फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो अगर सिर्फ इस हिसाब से देखें तो जिसका Q ज्यादा होगा, मतलब चार्ज ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, EN ज्यादा होगा, उसका Q ज्यादा हो जाएगा, तो म्यू ज्यादा होना चाहिए। उस हिसाब से सबसे इधर से इधर जाओगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है बेटा, या इधर से इधर आए तो मैं कह रहा हूं कि आयोडीन से ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज होने चाहिए। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या चीज है कि जो आपका CH3F है, ये CH3F है, ये CH3Cl से डाइपोल मोमेंट कम रखता है। मतलब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर CH3F का, फिर CH3Br का, और देन CH3I का डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक्सेप्शन क्यों आया, इसका मतलब इधर से इधर जाओगे, क्लोराइड की तरफ जाओगे, मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, इसका मैक्सिमम होगा इन सब में क्लोराइड का, और फ्लोराइड का एक्सेप्शनली कम हो जाएगा, और बाकी आयोडाइड का मिनिमम होना ही है।
इसका रीजन ये होता है कि जो म्यू निकालते हैं, म्यू एक्चुअली क्यू पे डिपेंड करता है, क्यू एक डोमिनेंट फैक्टर है, लेकिन डी भी कुछ ना कुछ लेवल पर अफेक्ट करता है। तो म्यू अगर निकालें सी और सी एल बॉन्ड का, सी और सी एल बॉन्ड का म्यू निकालें, तो म्यू एक्सपेरिमेंटली म्यू सी एल डायपोल मोमेंट ऑफ सी सी एल bond is more than या is greater than mu सी एफ बॉन्ड आएगा। इवन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एफ का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डी भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में बहुत कम फर्क है, इसलिए यहां पर म्यू सीसीएल बॉन्ड जो होगा वो ग्रेटर होगा। दैट्स वाई हम डायपोल मोमेंट जो बेटा करेंगे, वो डायपोल मोमेंट हम कहेंगे कि जो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होगा। बट ये ध्यान रखना, ये सीसीएल बॉन्ड के लिए सही है, HCl या HF बॉन्ड के लिए नहीं। अगर यही वाला बॉन्ड आप ये लेंगे, CCl बॉन्ड की बजाय आप ये कह दें कि भाई HCl या HF, तो अब यहाँ कार्बन के साथ जो H है, तो अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगा उसी का ज्यादा होगा। तो म्यू HCl से HF का ही ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा आएगा। सिर्फ ये कार्बन वाले के साथ ध्यान रखना है, कार्बन के साथ Cl आता है तब उसका म्यू जो होता है कार्बन वाले फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और यहाँ एक्सेप्शन आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। दूसरा यही डाइपोल मोमेंट या पोलरिटी पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि अगर आप बहुत सारे क्लोरीन अटैच कर दो या हेलोजन कोई भी अटैच कर दो, तो ये ध्यान रखना है एक नोट और, ऑन इंक्रीजिंग number of halogen on carbon, dipole moment will be decrease। डाइपोल मोमेंट जो होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर आप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेलोजन करते जाते हो। जैसे देखो आपने सपोज एग्जांपल लिया CH3Cl, फिर आपने एग्जांपल ले लिया CH2Cl2, फिर आपने एग्जांपल ले लिया CHCl3, और फिर एग्जांपल ले लिया CCl4। क्योंकि सेंट्रल एटम पर कार्बन पर लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सेम है, तो सारा जो आपका ये क्या नाम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट है, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सारे डाइपोल मोमेंट, जैसे इन दोनों का कैंसिलेशन, जैसे इसका और इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा और इन दोनों का इधर आएगा, तो नेट जीरो हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा जीरो। तो डाइपोल मोमेंट CCl4 तो जो है वो नॉन पोलर मोलिक्यूल है, नॉन पोलर मोलिक्यूल की वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सीधा पता नहीं लगेगा आपको, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डेटा याद करने पड़ेंगे। नॉन पोलर मोलिक्यूल है इसलिए नेट जो म्यू है वो इसका जीरो आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो जितना Cl तो इस इधर से इधर, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, उधर जीरो जा रहा है, तो इस तरफ आओगे तो यहाँ डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। डाइपोल मोमेंट तो मिथाइल क्लोराइड का जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा इन सब में, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, और CCl4 का सर मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर जितना CCl बॉन्ड CH3Cl में पोलर है, उतना ही CCl बॉन्ड CCl4 में पोलर है। ठीक है। सर मैं तो पूछ रहा हूँ ये सही है या हाँ, गलत है। बॉन्ड तो CCl बॉन्ड है वो तो उतना ही पोलर है, लेकिन जितने CCl बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो वो एक दूसरे का अगर एंगल ऐसा आ गया कि वो एक दूसरे को कैंसिल करने लग जाएंगे, वो तो एंगल पे कैंसिल करने लग जाते हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो की तरफ बढ़ने लगता है। वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे मैंने बताया ये CCl इधर है, ये CCl इधर है, तो इनका नेट इधर आ गया, सपोज इन दोनों का नेट सपोज इधर आ गया और इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट कितना आ गया, जीरो। जीरो।
ठीक है, वो तो वेक्टर के रीजन से जीरो हो रहा है। सीसीएल बॉन्ड का तो डायपोल मोमेंट सेम ही है सबका। क्लियर? ओके सर। तो इस टाइप से आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे डिसाइड किए जा सकते हैं। तो ये आपका जो टोटल है बेटा आपका एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है। इसमें इसमें ये जरूर करना जो मैंने पहले भी आपको बातें बताई हैं कि 11th वाला पार्ट्स जरूर अटैच करना जहां एल्केन की रिएक्शन आई है, एल्कीन की आई है, क्योंकि अल्टीमेटली एल्किल हैलाइड में आपने देखा है तो क्या रहा। अगर मैं समरी करूं टोटल, तो समरी करोगे तो क्योंकि ऑर्गेनिक को आप सेपरेट तो नहीं कर सकते, फिर भी कहीं ना कहीं क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो एल्काइल हैलाइड को आपने कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शंस पढ़ी, और रिएक्शंस आपने दो टाइप की पढ़ी, या तो ये मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, और या फिर आपकी कौन सी रिएक्शन देता था, सब्सटीट्यूशन। उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिया इसने। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिया। फिर एलिमिनेशन बहुत टाइप का था, जैसे E1 देखा आपने, E2 देखा, E1C भी देखा। इधर आपने सब्सटीट्यूशन बहुत टाइप का देखा, SN1, SN2, SNI, SN एरोमेटिक, ये बहुत टाइप की आपने सबसे। नॉट ओनली एल्किल राइड, कोई और भी जिसमें भी लिविंग ग्रुप होगा वो आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकती है। तो इसमें फिर आपने जो E1 वाली जहां बात आई थी, एक्चुअल में ये E1 की बहुत सारी रिएक्शन, ये E1 या E2 की एलिमिनेशन वाली रिएक्शन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन है। इसलिए आप एल्कीन वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर साथ में अच्छे से देख लेना, जो 11th वाली है वो और कर लेना, क्योंकि वहां छूटेगा ये आगे आ जाएगा, फिर एल्काइलाइड वाला पॉइंट आ जाएगा। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो खैर इसमें आपने किए ही है सारे, जो जो सब्सटीट्यूशन है। अलग से फिर क्या कर लेना, एक जो प्रिपरेशन जहाँ वो खैर प्रिपरेशन कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में भी आ ही जाएंगे, तो यहाँ भी एक आइडिया ले लिया कि भाई ये प्रिपरेशन है, इसको ऐसे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं हम। और तीसरा पॉइंट क्या किया इसका, फिजिकल। फिजिकल जब भी करो तो जो इंपॉर्टेंट है फिजिकल वो तो चलो मैं बताता जाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी का हेल्प जरूर लेना, कुछ सिंपल सी रीडिंग मार लेना, कहाँ कोई पॉइंट दिख जाए तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी वाले में। कोई अगर दिखता हो कि भाई ये ऐसा हमें लग रहा है, या इससे रिलेटेड कोई कलर वलर ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। क्लियर है बेटा? अभी इसी से जो रिलेटेड है, जब जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनिक सारी वैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर भी कहीं ना कहीं हमें कहीं स्टॉप और कहीं एंड लेना पड़ेगा। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपको साइक्लिक ईथर में भी मिलती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं यहीं पर एक ईथर वाला छोटा सा पार्ट है वो भी मैं कर देता हूं आपका ईथर। देखो ईथर क्या होता है बेटा, कि जब हम, जैसे ये वाटर है, ये आपका वाटर आया, वाटर के दोनों एच रिप्लेस कर दो आप। वाटर में कितने डिग्री एंगल होता है बेटा, याद है? वाटर में 109 तो नहीं होता ना, 100 5 डिग्री के आसपास होता है, 105 डिग्री, 4 100 पॉइंट कुछ फोर होता है, पॉइंट कुछ 105 होता डिग्री है। के आसपास होता है। अब अगर हम एच रिप्लेस कर दें, एच रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस्ड बाई एल्काइल ग्रुप कर देते हैं आर ग्रुप से, जैसे मिथाइल लिया है CH3, तो अब ये ईथर जो है ये बन जाएगा आपका ईथर। अब ईथर में देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ईथर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इस वाले का, तो दो सिंगल बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन तो आपका sp3 ही आया। और sp3 का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ लोन पेयर हैं तो ये रिपेल करेंगे, तो एंगल 109 डिग्री से क्या होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा बड़ा हो जाता है बेटा ये एंगल जो हो जाता है अप्रोक्सीमेट 110 डिग्री पर या 11 डिग्री पर अप्रोक्सीमेट पहुंच जाता है। मतलब 109 डिग्री से एंगल जो आता है वो 109 डिग्री 25 मिनट, लोन पेयर से भी रिपल्सन ज्यादा होता है। उसका रीजन समझ रहे हो, उसका रीजन क्या दिख रहा है आपको? उसका रीजन दिख रहा है बेटा, CH3 ग्रुप है दो बड़े बड़े, सर और ये मिथाइल। ग्रुप आपस में रिपेल करेंगे, तो लार्ज ग्रुप रिपेल टू ईच अदर, लार्ज ग्रुप रिपेल टू
ईच अदर, इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। हिंड्रेंस मतलब रुकावट एक दूसरे में, भीड़ भाड़ को हिंड्रेंस बोला जाता है। तो आप इसका मतलब ये क्वेश्चन आया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इफ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड देन एंगल, तो क्या एंगल हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है बेटा, 109 डिग्री 25 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल कौन से वाला दे सकते हो आप? ईथर वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। ईथर में जो सिंपली आपके ईथर हैं वो सिंपल ईथर हैं। जनरली ईथर तो जो आपके सिंपल है वो आपके कौन कौन से ईथर हैं, देखो जैसे CH3, OCH3, C2H5, OC2H5। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो सिंपल ईथर बोल देते हैं, जैसे C6H5, OC6H5, C6H5, OC6H5। तो दोनों ग्रुप एक जैसे आते हैं तो इसको हम सिंपल ईथर बोल देते हैं। सिंपल ईथर, जैसे इसका नाम हम जनरल कॉमन बोलेंगे तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसका बोलोगे तो डाई इथाइल ईथर। वैसे अगर आईयूपैक नेम लिखोगे तो OCH3 को एक मिथोक्सी बोल दोगे, एक मीथेन बोल दोगे, ऐसे। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन चेन, तो इसी का नाम हो जाएगा मिथोक्सी मीथेन। इसका हो जाएगा इथोक्सी इथेन। इसका ईथर हो जाएगा डाइफिनाइल ईथर, कॉमन नेम। नहीं, ये इसमें आप देखोगे आप तो ये आपके पास दोनों मीथर ऐसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आईयूपैक नेम क्या दें? एक को तो सब्स्टिट्यूएंट लोगे फिनोक्सी, तो ये बेंजीन हो जाएगा, पीछे देखो बेंजीन रह जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी इसका? फिनोक्सी बेंजीन। कुछ में क्या होते हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं जिसको हम मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट, अगर ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप पर OCH3 लगा दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक ईथर। और एक फिनाइल ग्रुप के ऊपर OC2H5 लगा दूं, इनकी कॉमन नेमिंग बहुत फेमस है। वैसे तो ये मिथोक्सी, पहले वाला जो हो जाएगा इसका क्या नाम होगा बेटा? मिथोक्सी बेंजीन। फर्स्ट वाला जो है वो मिथोक्सी बेंजीन। लेकिन इसका एक नाम और बड़ा फेमस है, इसको बोलते हैं एनीसोल। एग्जाम में ये नाम ज्यादा यूज किया जाता है, कॉमन नेम एनीसोल। CH3 होता है तो एनीसोल, C2H5 होता है तो फेनीटोल। एनीसोल फेनीटोल, एनीसोल फेनीटोल। वैसे इसका नाम लिखोगे IUPAC तो आ जाएगा इथोक्सी बेंजीन। ये भी काफी बार पूछा जाता है बेंजीन के ऊपर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका कॉमन नेम, एक मिनट, मैंने यहाँ तो बनाया नहीं, ईथर तो बनाया नहीं ना, ईथर बनाना है मुझे। तो बेटा ईथर देखो इसका C6H5O, CH2, CH2। तो इसको क्या बोल देते हैं? ये ग्रुप जो होता है एलाइल ग्रुप होता है बेटा, ये फिनाइल होता है, तो फिनाइल एलाइल ईथर, फिनाइल एलाइल ईथर। तो ये आपका फिनाइल एलाइल ईथर ग्रुप आता है, फिनाइल एलाइल ईथर। आयूपैक लिखोगे तो खैर अलग आएगा, उसमें क्या है कि इसका नंबरिंग डबल बॉन्ड है, वहां से स्टार्ट होगा 1 2 3, ये मेन चेन आएगा एल्कीन वाला, ये सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3, इधर देखोगे 3 फिनॉक्सी प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, डबल बॉन्ड है
तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एनीवे ये डिफरेंट टाइप के ईथर होते हैं, सिंपल ईथर होते हैं और इस टाइप के ईथर होते हैं। और कुछ ईथर होते हैं बेटा साइक्लिक ईथर, कुछ ईथर जो होते हैं हमारे साइक्लिक ईथर। सर हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो बेटा सुन। सर सर जैसे कि जब हम ये लिखाएंगे हाँ फिनाइल एलाइल अलाइल ईथर, फिनाइल तो लिख दो, इसमें सर हम फिनाइल। वो जब आईयूपैक अल्फाबेटिकल लिखते हैं, लिखना है, जैसे अलाइल हाँ सुनो फिनाइल मेरी बात, वो जब लिखेंगे आईयूपैक लिखते सेपरेट। हैं ना तब सारे रूल्स ध्यान रखने होते हैं। कॉमन नेमिंग में कोई जरूरत नहीं है, फिनाइल एलाइल, एलाइल फिनाइल ईथर कुछ भी लिख दो, कॉमन नेम है ना ये। तो एक ग्रुप एलाइल है, दूसरा फिनाइल। आईयूपैक लिखोगे तब वो सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। ठीक है। अब देखो एक आपका साइकिल, एक साइकिल कॉमन नेमिंग में ऐसे ही रखा ओके जाता है। सर। कॉमन क्या होता है, जैसे तो कॉमन और आईयूपी का फर्क बताता हूँ। जैसे सपोज कोई घर में है, कोई किसी घर में किसी बच्चे का नाम है, तो बच्चे का नाम कुछ भी रख दिया, कंटू रख दिया घर में बच्चे का नाम, तो कंटू का कोई रीजन थोड़ी ना है, ऐसे ही रख दिया कंटू, मंटू, मोन्टू, ऐसे ही रख देते हैं ना। लेकिन जो उनका नाम जो असली नाम होता है वो तो पंडित से निकलवा के लेटर देख करके लिखा जाता है, भाई ए से रखना है, बी से रखना है, कुछ ऐसे रखना है। तो कॉमन नेमिंग के कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, वो वैसे ही है, किसी सोर्स के नाम पे रख दिया। जैसे क्या होता है, अगर कोई घर में अगर कोई बच्चा जो है काला पैदा हो गया तो उसको कालू कालू कहने लग गए बचपन में, काला है तो कालू हो गया, तो रंग के नाम पर ऐसे रख दिया, कोई रूल नहीं है बट रख दिया। कोई गोरी बच्ची है तो इसका नाम गोरी गोरी रख दिया, रूल नहीं है। तो कॉमन नेमिंग का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, वो आप ऐसे ही जो जैसा नाम कई बार सोर्स के ऊपर होता है, कई बार वैसे रख दिया आपने, इसलिए उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना आपने। ठीक है। तो एनीवे जैसे साइक्लिक ईथर की बात आती है आपके पास, साइक्लिक ईथर में क्या होगा कि ऑक्सीजन साइकिल के अंदर होगा, जैसे सी एच टू और ओ लिख देता हूं मैं, सी एच टू ओ लिख दिया मैंने, तो सी एच टू ओ लिख दिया, तो ये साइक्लिक ईथर हो गया। हाँ इस साइक्लिक ईथर को हम कई बार कॉमन नेमिंग में इपोक्साइड भी बोल देते हैं, इपऑक्साइड का मतलब साइक्लिक ईथर ही है, या इथाइलिन ऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको, दो कार्बन है इसलिए इथाइलिन ऑक्साइड या इपोक्साइड भी बोल देते हैं, साइक्लिक ईथर है। जैसे ये साइक्लिक ईथर है बेटा, सी एच टू ओ, साइक्लिक ईथर है। तो इसको हम साइक्लिक, लेकिन इसको इपोक्साइड नहीं बोलेंगे, इपोक्साइड हम बोलेंगे तीन वाली रिंग है, इसी को इपोक्साइड बोलेंगे हम। इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ये इपोक्साइड हो सकता है, सी एच, ये इपोक्साइड हो सकता है, क्योंकि ईथर थ्री रिंग का है, जब भी थ्री रिंग का ईथर होता है तो उसको हम इपोक्साइड बोल देते हैं। तो ईथर साइक्लिक भी हो सकते हैं। अब ईथर बेटा साइक्लिक हो सकते हैं, तो ईथर का एक प्रिपरेशन आता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और ये एक ही रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसमें हम ईथर बनाते हैं। तो ईथर बनाते हैं तो रिएक्शन जिसमें करते हैं हम, तो इसका किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के साथ करवा रहा हूं ना, इसलिए यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, ईथर में भी आएगा, एल्काइल हैलाइड में होगा। तो इसमें जो सबस्ट्रेट लिया जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये हमेशा प्रोसीड जो होगा वो थ्रू SN2 मैकेनिज्म के होगा, रिएक्शन जो होगी ये प्रोसीड होगी थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में तो आपको या पढ़ के आए हो बेटा, SN2 मैकेनिज्म के लिए सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट जो होना चाहिए वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, सबस्ट्रेट लेस हिंडर्ड होना चाहिए। लेस हिंडर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, जनरली जो हम लेते हैं तो 1 डिग्री, जनरली 1 और 2 डिग्री लेते हैं। तो सबस्ट्रेट ये 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, और इसके साथ कोई एल्का ऑक्साइड होना चाहिए, रिएजेंट जो होना चाहिए वो एल्का ऑक्साइड होना चाहिए।
एल्का ऑक्साइड में एल्केन कैसा भी हो, चाहे ये कैसा भी हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री कैसा भी हो, लेकिन सबस्ट्रेट आपके पास जो है लेस हिंडर्ड होना चाहिए। तो एल्का ऑक्साइड कैसा भी हो, सबस्ट्रेट आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री या लेस हिंडर्ड होना चाहिए। और लेस हिंडर्ड में भी लेस हिंडर्ड क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, जनरली तो एल्काइल हैलाइड और अदर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो ये रिएक्शन बेटा प्रोसीड हो जाएगा। कैसे, देखो जरा आप, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस करना है मुझे, तो मैं सबस्ट्रेट जैसे लेता हूं, कोई भी आर लेता हूं, आर के साथ एक्स लेता हूं, लेकिन आर मुझे जो स्पेशली क्या लेना चाहिए, लेस हिंडर्ड लेना चाहिए। लेस हिंडर्ड का मतलब मैं ये ले सकता हूं CH3 C2H5 ले सकता हूं यहां तक, या ज्यादा से ज्यादा मैं साइकिल वाला लूं तो ये ले सकता हूं 2 डिग्री वाला, ये एल्काइल हाइड ले सकता हूं। इन एल्काइल हाइड का किसी भी आर ओ, किसी भी एल्का ऑक्साइड से रिएक्शन करवा दूं, RNO, ये कैसा भी हो, ये चाहे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका RONA लिया, इसकी रिएक्शन इससे करवाई, ये जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो मुझे SN2 मैकेनिज्म करवाना है बेटा। SN2 का मतलब बैक अटैक कराना है, तभी तो लेस हिंडर्ड होगा, तभी तो बैक अटैक होगा। तो और इसमें RO नेगेटिव जो एक्ट करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा तो इस पर आके अटैक कर जाएगा और आर से अटैच हो जाएगा। ये सपोज RO डैश है, तो क्या बन जाएगा, R-O, इस आर से अटैच हो जाएगा और ईथर बन जाएगा बेटा आपका। तो ये आपका ईथर बन जाएगा। तो ईथर में हमेशा जो बन जाए ईथर, तो उसमें देख लेना जब भी आपका प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में याद रखना जो ओ होगा, RO होगा। अब बनने के बाद तो डिफरेंस पता नहीं लगेगा, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना जो स्मॉल आर होगा, जैसे ये आर, लेस हिंडर्ड R comes from substrate। तो यहाँ कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है एक्स की जगह, जैसे गुड लिविंग ग्रुप, जैसे क्या होता है OSOR, ऐसा ग्रुप लिख दिया तो वो भी यूज ही कर सकते हो आप। तो ये रिएक्शन बेटा विलियमसन सिंथेसिस होती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WES होती है, विलियमसन सिंथेसिस होती है रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस के लिए RX कैसा भी हो तो रिएक्शन हो जाएगी। मतलब आपका, जैसे मैं ये बोलूं एज एग्जांपल, मैं बोलूं CH3O नेगेटिव CH3Cl के साथ, तो सबस्ट्रेट तो ये हुआ ना, ये 1 डिग्री है, रिएक्शन हो जाएगी बेटा, हो जाएगी रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3O CH3। मैं इसके साथ CH O नेगेटिव ये दे दिया, CH3CHO नेगेटिव, रिएक्शन हो जाएगा बेटा। इधर मैंने दे दिया CH3Cl, हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2O CH3। इवन मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं, एल्का ऑक्साइड आयन का ये दे दूं CH3CH3O नेगेटिव, इसका रिएक्शन दे दिया CH3Cl से, हो जाएगा बेटा। क्योंकि सबस्ट्रेट तो लेस हिंडर्ड है ना, हमारी बात सबस्ट्रेट की हुई थी, ये अटैक करेगा, हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना है जो ब्रांचेस वाला एल्का ग्रुप है वो आपका रिएजेंट से आया है, ये वाला सबस्ट्रेट से आया है CH3। बट अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं, CH3O नेगेटिव प्लस CH3CCH3CH3, अब ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये 3 डिग्री आ गया, देखो आप 3 डिग्री आ गया, हिंडर्ड आ गया, बहुत ज्यादा हिंडर्ड आ गया, तो बड़े बड़े ग्रुप है यहाँ पर। तो ये CH3O नेगेटिव चाहे छोटा है लेकिन अंदर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा,
इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इससे आप ईथर नहीं बना सकते, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेके नहीं बना सकते। बट इवन आप इससे जो है साइक्लिक ईथर बना सकते हो आप। जैसे सपोज मैंने बेटा आपको एग्जांपल दिया है, OH CH2 CH2Cl, है ना। मैंने कह दिया किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओ, जैसे Na या NaH के साथ रिएक्शन कराओ इसका, या K के साथ मैंने कहा रिएक्शन कराओ। तो इसमें क्या होगा कि O के साथ वाला जो H है ये एसिडिक है विद Na, और NaH के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ एसिडिक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और भी ले सकते थे, कल मैंने जैसे बताया था NH2 नेगेटिव, या वो टर्सरी वाला CH3CCO, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये H निकल जाएगा। अब जैसे NaNH के साथ रिएक्शन करूंगा तो आप सॉल्यूशन क्या दोगे, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप एक काम करो, इसको देखो कैसे रिएक्शन कहाँ पहुंचेगी, कहाँ ले जा करके और कहाँ पहुंचानी है आपने। तो आपने सबसे पहले क्या है, आप कहोगे कि Na, ये जो भी लिया है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, जो O के साथ वाला H है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और NaH उसको निकाल लेगा। NaH निकाल लेगा तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2Cl, और ये O नेगेटिव, ये बाहर हो गया बेटा NaH। NaH बाहर हो गया, ये आ गया O नेगेटिव। अब देखो ये तो वही चीज बन गई विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाली, CH2Cl, ये वाला एल्काइल हैलाइड पार्ट, और ये कार्बन जो है लेस हिंडर्ड कार्बन, और ये C के साथ O हो गया, ये तो एल्का ऑक्साइड आयन। एल्का ऑक्साइड आयन, ये तो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये तो बैक अटैक हो जाएगा। यहाँ पर बैक अटैक, जैसे ही बैक अटैक हो जाएगा तो सी को बाहर निकाल देगा, मतलब ये इसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। है तो विलियमसन ही, लेकिन एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच हो रही है, दैट्स वाई इसको क्या बोलोगे, इंट्रा मोलिक्यूलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी, और उससे क्या है कि OCH2 पर अटैच कर जाएगा और Cl को बाहर निकाल देगा अटैक करके। तो क्या हो जाएगा, अटैच भी हो जाएगा, अटैक से अटैच हो जाएगा CH2 और ये O आके इससे बॉन्ड बना लेगा, Cl नेगेटिव बाहर हो गया, ये तो इपोक्साइड बन गया बेटा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक ईथर या इपोक्साइड, या इसको ऑक्सीरेन भी बोला जाता है, ऑक्सीरेन। या इस प्रोसेस को जो ये हुआ है इसको हम बोल सकते हैं रिंग क्लोजिंग ऑफ ईथर। रिंग क्लोज हुआ है, देखो रिंग क्लोजिंग ऑफ ईथर। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कई बार डायरेक्ट दिखती नहीं है, आपको सोचनी होती है कि यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज ईथर में एक ही रिएक्शन है, और एक रिएक्शन ही यही इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो आप देखो कैसे आप यहाँ पे गए और इस रिएक्शन से यहाँ पर पहुंचे आप। OH में H निकाला, O नेगेटिव फिनोक्साइड आयन बन गया, फिनोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, पास वाले कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि वो लेस हिंडर्ड है, 1 डिग्री है, तो अटैक करके न्यूक्लियोफाइल की तरफ बैक अटैक करेगा, तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म हो गया। एक एक चीज देखो, एक एक चीज वाटर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एक एक चीज। वो आके अटैच करेगा, Cl बाहर हो जाएगा, और इस टाइप से इपोक्साइड या ऑक्सीरेन बन जाएगा। कुछ भी रटने का नहीं है। देखो अगर आप
स्टेप वाइज करते जा रहे हैं तो सब आपका अपने आप होता चला जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं रिंग क्लोजिंग ऑफ ईथर। मतलब ईथर बनाया, और कौन सा ईथर बनाया? साइक्लिक ईथर बनाया आपने, साइक्लिक ईथर बनाया आपने। अब आपने क्या करना है, वापिस अगर रिंग ओपनिंग करनी है तो फिर देखो, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड और साइक्लिक ईथर, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड या साइक्लिक ईथर। रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लिक ईथर में क्या करना है आपको, ये भी एस एन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब बनना भी एस एन का रिएक्शन, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही एस एन की रिएक्शन है। अब देखो इसमें, जब भी आपने ऐसे में हिंट लिख रहा हूं, फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट लेस हिंडर्ड कार्बन। अगर आपको कभी भी फर्स्ट अटैक कराना हो न्यूक्लियोफाइल का तो लेस हिंडर्ड कार्बन, लेकिन अगर सेकंड अटैक करवाना हो, सेकंड अटैक, वो रिएक्शन देख के पता लग जाएगा हमें कि हमें फर्स्ट अटैक करवाना है या बेटा सेकंड अटैक कराना है। लेकिन हमें सेकंड अटैक करवाना हो न्यूक्लियोफाइल का तो एट मोर हिंडर्ड कार्बन, तो आपको मोर हिंडर्ड कार्बन पे करवाना है। तो यहाँ पहले तो हमें इन चीज का मतलब समझे बेटा कि ये लेस हिंडर्ड कार्बन क्या कह रहा है और मोर हिंडर्ड कार्बन क्या कह रहा है। ये साइक्लिक ईथर के होंगे। जैसे सपोज आपका एथिलीन इपोक्साइड लिखा आपने, CH2O, ये साइक्लिक ईथर लिखा। एक ये लिखा साइक्लिक ईथर CH3CH और CH2O, या जैसे ये लिखा आपने CH3CO, तो आपका रिएक्शन साइट क्या है बेटा? रिएक्शन साइट है आपका साइक्लिक ईथर। अब जैसे ये आपका रिएक्शन साइट है पूरा, ये आपका सबस्ट्रेट है। अब जिसकी रिंग ओपनिंग करना चाहते हो आप, ये आपका सबस्ट्रेट है। तो इस सबस्ट्रेट में देखो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए दो कार्बन है, दोनों कार्बन में दो दो हाइड्रोजन है, तो दोनों साइट एक जैसी हैं, कोई भी लेस हिंडर्ड या मोर हिंडर्ड नहीं है, कहीं भी अटैक करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आ जाओ, ये देखो ये साइक्लिक ईथर वाला ये पार्ट देखो, अब रिएक्शन साइट बेटा ये हो गई। अब बताओ मुझे कौन से वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है और कौन से वाला मोर हिंडर्ड है, पता लग जाएगा ना देख के बेटा। बताओ जरा कौन सा लेस हिंडर्ड होगा, कौन सा मोर हिंडर्ड। जैसे इस कार्बन पर देखोगे तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन इस कार्बन पर देखोगे तो क्या क्या नजर आ रहा है इस पर? बोलो बेटा, रिप्लाई करो, इस कार्बन पे क्या क्या नजर आ रहा है? एक मिथाइल ग्रुप और एक एक हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इन दोनों में राइट वाला कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन के साथ अटैच, राइट वाला ज्यादा है या लेफ्ट वाला ज्यादा हिंड्रेड है? हिंड्रेंस किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा? लेफ्ट। लेफ्ट वाला, मतलब ये वाला कार्बन जो होगा इसको आप क्या बोलोगे? मोर हिंड्रेड। और ये वाला अब की बार हो जाएगा लेस हिंड्रेड। अच्छा, अगर साइक्लिक ईथर मैंने ये वाला बना दिया तो इसमें बताओ बेटा लेफ्ट वाला हिंड्रेड ज्यादा है या राइट वाला हिंड्रेड ज्यादा है? इसमें देखो, इसमें ये आपका रिएक्शन साइट राइट है ना, वाला। तो राइट वाला। अब की बार उल्टा हो गया, तो आपको हिंड्रेंस देखना आना चाहिए कि मोर हिंड्रेड कौन सा है और लेस हिंड्रेड कौन सा है। तो यहाँ पर आपके वाला ये वाला मोर हिंड्रेड हो जाएगा। तो यही चीज मैंने आपको बोली है कि मोर हिंड्रेड हो जाएगा और ये लेस हिंड्रेड हो जाएगा। तो यही मैंने आपको बोला है कि पहले आप सबस्ट्रेट में चेक करना कि लेस हिंड्रेड साइड कौन सी है, मोर हिंड्रेड साइड कौन सी है। अब ये चेक करना कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहला करना चाहते हो या आप सेकेंड अटैक करना चाहते हो। तो न्यूक्लियोफाइल जनरली जो आप देखते हो, न्यूक्लियोफाइल पता लग ही जाएगा देखते ही। जैसे अटैक जो करना है वो आपको न्यूक्लियोफाइल का करना है बेटा।
And what is the nucleophile? You can see from direct your reactions, nucleophile like that, CH3O negative nucleophile. But in some time you can see that such type of nucleophile CH3 negative. ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप का। ये न्यूक्लियोफाइल इस टाइप का जनरली जो मिलेगा वो आपको मिलेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कहां से मिलेगा आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो CH3 होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। अब होता क्या है कि अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अपनी केमिस्ट्री है, फिर नॉलेज क्लाउड देख लो पहले। नॉलेज क्लाउड यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला आता है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX। इसमें R और Mg में मैग्नीशियम मेटल है और R कार्बन उसके कंपेरेटिवली नॉन मेटल है, तो हमेशा मैग्नीशियम को पॉजिटिव पार्ट, R को नेगेटिव पार्ट करेंगे। RMgX। तो इसमें R जो होगा बेटा वो नेगेटिव पार्ट होगा, इसलिए ये R नेगेटिव है। ये दो काम कर सकता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है, बेस भी कर सकता है। तो जब भी R नेगेटिव जो होगा ये एक्ट एज ए बेस करेगा, एक्ट एज ए बेस। किस किस के साथ? देखो विद, मैं लिख देता हूं, ये लिस्ट याद कर लेना। अगर एक्टिव हाइड्रोजन आ जाए तो उसके साथ ये बेस का काम करेगा, एक्ट एज ए बेस विद एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन या हेलोजन के साथ, या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी हेलोजन है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन होता है उसमें R बेस का काम करता है। R जो करेगा बेस का काम करेगा। जब ये बेस का काम करेगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को। अब ऐसे आप कहां कहां देख सकते हो? देखो ऐसी चीजें, अब आ गई बात तो यहीं इसको भी फिनिश कर देते हैं। तो ऐसा H देखो, जब वाटर के साथ रिएक्शन करना हो आपको, वाटर होता है HOH, गिरनियार रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन करना है, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको। देखो कितनी सारी रिएक्शन एक साथ इस कॉन्सेप्ट से याद हो जाएंगी, आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। क्या? जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया आपने, O के साथ वाला H, या अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दिया ROH, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया RNH2H, नाइट्रोजन के साथ H आ गया। और किसके साथ रिएक्शन कर सकते हो? देखो आप, अल्कोहल, वाटर, एमीन के साथ रिएक्शन कर दिया बेटा RNH2H, इनकी नाइट्रोजन के साथ वाला H आ गया। एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कर दिया, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाले C के साथ रिएक्शन कर दिया H। D2O के साथ रिएक्शन कर दिया, वाटर के साथ है तो D2O के साथ भी कर सकते हो, वो भी H या D हो सकता है ना। तो इनमें से किसी के साथ भी मैं गिरनियार रिएजेंट की रिएक्शन कर दूं RMgX, तो इन सब के साथ जो ये R नेगेटिव है ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? इन सब के साथ किसकी तरह काम करेगा? ये R डैश बेस। तो इनके H को निकालेगा, एल्केन बनाने का मेथड है बेटा ये एल्केन वाले चैप्टर में था। तो गिरनियार रिएजेंट की इनमें किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो R के साथ H या ड्यूटेरियम लिया तो आ जाएगा, मतलब एल्केन बनेगी, इसके साथ आपकी एल्केन बनेगी। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आपके साथ CH3MgBr है, इसका रिएक्शन आपने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से करना है, तो क्या रिएक्शन होगा बेटा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो इसका रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में O के साथ वाला H एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, और जब भी ऐसा H होगा तो इसका CH3 का नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा बेटा? बेस का काम करेगा। तो ये कोई भी अल्कोहल हो उसके H को ही निकाल देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH4, साथ में जो आप प्रोडक्ट है आपके पास CH3 C, CH3 CH3 O, O के साथ MgBr बना देगा।
तो ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये भी 11th क्लास के टॉपिक की बात थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करवा दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते 11th या 12th में। पिछला याद है तो बहुत मजा आएगा, और ज्यादा अच्छे से आता है, नहीं तो बताना पड़ता है ऐसे। जिसने पहली बार पढ़ रहे होंगे उसके लिए बिल्कुल नई चीज होगी, जिसने 11th में पढ़ा होगा उसको बड़ा ईजी लगेगा। बट यही आर नेगेटिव जो है ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब वर्क करेगा, जब ऐसे नहीं हो, जब ये जब कब करेगा एज न्यूक्लियोफाइल विद अटैकिंग ऑन कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट। कोई भी सबस्ट्रेट पे कार्बन के साथ जाके अटैक करना है उसने, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूं CH3MgBr, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और जो जो भी हो, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और कोई भी हो। तो जैसे मैं कह दूं कि CH3MgBr का CO2 के साथ रिएक्शन करो, तो देखो CO2। अब CH3 नेगेटिव पार्ट है, CH3 नेगेटिव पार्ट है, यहां पर ये नेगेटिव पार्ट है पार्शली और कार्बन पॉजिटिव पार्ट है। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा CH3? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ये CH3 कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन से रिएक्शन देना है इसका, तो ये CH3 इस कार्बन पर चला जाएगा। तो Mg जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या हो गया, CH3 कार्बन पे चला गया, एक डबल बॉन्ड तो है ही आपके पास, एक के साथ OMgBr आ गया, OMgBr आ गया। अब हाइड्रोलिसिस कर देना तो वाटर बन जाएगा वापस, ये एसिड बन जाएगा। तो आपको कहाँ रखना पड़ा, आपको एक कॉन्सेप्ट ही तो याद करना पड़ा कि गिरगिनियार रिएजेंट का आर जो है वो चेक करना है भाई क्या काम करवाना है उसका, तो OH हो जाएगा। देखो एसिड बन गया, CO2 के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड बन गया CH3MgOBr का। अब इसी CH3MgBr का रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन से कराता हूं बेटा, देखो O2। तब O2 है तो CH3 नेगेटिव है, इसने जाना ही O के ऊपर है, तो एक साइड से O पर ये चला जाएगा, दूसरे साइड से O पर ये चला जाएगा, तो इसका मतलब O बीच में आ जाएगा, CH3OMgBr। अब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे बेटा, CH3OMbr हाइड्रोलिसिस कर दो तो H आ जाएगा, तो CH3OH अल्कोहल बन गया। है ना इंटरेस्टिंग कि गिरगिनियार एजेंट का सिर्फ CH3 आपने रिकॉग्नाइज किया, CO2 के साथ रिएक्शन कराया तो आपका एसिड बन गया, और CH3 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो अल्कोहल बन गया। इस अल्कोहल के साथ फर्दर रिएक्ट कराओगे तो इधर एल्केन बन जाएगी। तो ये गिरगिनियार रिएजेंट की केमिस्ट्री है। तो मैंने आपको क्या था, मेरा पॉइंट तो ये नहीं था, ये 11th वाला पॉइंट था, लेकिन मैं यहाँ आ गया था आपके लिए। तो मेरा पॉइंट ये था, ये वाला पॉइंट, कि जब कभी भी आप रिंग ओपनिंग करो बेटा, whenever you need to open the ring then you can select these point। क्या मैंने लिखा है, आई एम राइटिंग हेयर इन हिंट, कि अगर आपको फर्स्ट अटैक पहले न्यूक्लियोफाइल सिलेक्ट करो, लेस या मोर हिंड्रेंस सिलेक्ट करो। तो फर्स्ट अटैक जब भी करना हो न्यूक्लियोफाइल का तो लेस हिंड्रेंस में करना, और अगर सेकेंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करना हो तो मोर हिंड्रेड पे करना, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आए, आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आपकी क्वेश्चन करने की ट्रिक आ गई आपको। जैसे देखो एग्जांपल दिया मैंने आपको, अब जरा सोचो, एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ऑफ रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। अब बेटा मैंने ये एग्जांपल दिया, ध्यान से देखना, CH3 CH3 ये दे दिया मैंने, इसमें ये कह दिया कि फर्स्ट रिएक्शन कराओ CH3ONA और सेकंड फिर करो हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले तो देखो आप बेटा इसको सिलेक्ट करो, लेस हिंडर्ड साइट और मोर हिंडर्ड साइट सिलेक्ट करो। बताओ लेफ्ट वाली लेस हिंडर्ड होगी या राइट वाली, अभी जैसे हमने किया था।
लेफ्ट वाली लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट वाली आपकी ये वाली जो हो रही है वो कौन सी हिंडर्ड आ रही है, ध्यान से देखते रहना बेटा, लेस हिंडर्ड। तो मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। वो मैकेनिज्म मैंने सीख भी लिया है, लेकिन हम एग्जामिनेशन में तो जल्दी क्वेश्चन करना है ना, तो इस टाइप से करेंगे, लेस हिंड्रेंस सिलेक्ट कर लिया, और ये वाला कार्बन हो गया मोर हिंड्रेंस। सौरभ सर को बोला था ना मैंने, सौरभ सर को, इनका थोड़ी लिया था नाम। अच्छा, तो ये लेस हिंड्रेंस और ये वाला मोर हिंड्रेंस। अब इधर देखो, पहला अटैक किसका कर रहे हो आप, पहला अटैक देखो किसका बेटा, CH3, नहीं CH3O नेगेटिव का है। तो CH3O नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक करना चाहते हो, ये देखो फर्स्ट अटैक। तो मुझे न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करवाना चाहिए, लेस हिंड्रेड साइड में, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म जा रहा है ना। लेस हिंड्रेंस का मतलब है SN2 मैकेनिज्म, SN2 लेस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म भी हो गया क्लियर देखो अब। तो CH3O नेगेटिव को कहां अटैक कराओगे, जो लेस हिंड्रेंस है, तो कहां ले जाऊं मैं इसको अटैक करवाने के लिए बेटा, इस जगह पे बैक अटैक करूंगा O के रिस्पेक्ट में, तो O ओपन हो जाएगा। O ओपन हो जाएगा तो क्या आंसर आ गया देखो, अब सोल्व करो, क्या सॉल्यूशन आ गया। इसके साथ जो ये वाला CH2 होना चाहिए, ये वाला जो CH2 है, इसके ऊपर अटैक होकर के आ गया OCH3, इधर आ गया CH, इधर आ गया CH3, और ये O हट गया, O पर आ गया नेगेटिव, पहला स्टेप। अब सेकंड है, सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव ऐड करना है बेटा, तो ये दे दो H पॉजिटिव, तो ये लिख दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH के साथ OH CH3 OCH3, ये प्रोडक्ट आ गया। तो फर्स्ट अटैक आपने देखा कि लेस इंटरेस्ट में यह भेज रहे हैं, इसका मतलब मैकेनिज्म SN2 हुआ। अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं ऐसे लिखता, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, CH2O CHO CH3, और मैं इसको बदल देता बेटा, मैं इसको ऐसे लिख देता, H3O पॉजिटिव, और सेकंड में बोलता कि CH3O Na अटैक करो आप। तो देखो, अब पहले आप डायरेक्ट आंसर ढूंढो, क्या आंसर आएगा, फिर हम मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो अब देखो, ये H3O पॉजिटिव तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है, ये है CH3O नेगेटिव है बेटा, वो CH3 नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखो फर्स्ट टाइम में नहीं जा रहा है, कौन से टाइम में जा रहा है, सेकेंड टाइम में। तो सेकेंड टाइम में तो मैंने क्या बताया था, अगर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का नहीं हो, सेकेंड हो, तो उसको कहां भेजना है आपने, मोर हिंडर्ड। मोर हिंडर्ड साइड। तो अब ये काम करो बेटा, आपका क्वेश्चन तैयार है, आप मोर हिंडर्ड भेज दो इसको, OCH3 को अब की बार मोर हिंडर्ड मतलब इस कार्बन पे भेज देना, और इसको हटा देना, तो प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। देखो CH2 CH, इस पर एक CH3 था, एक OCH3 आ गया, और इधर O आया। अल्कोहल तो दोनों में ही बनना है, लेकिन किस कार्बन पे जाना है बेटा, ये देखना है। तो ये O नेगेटिव आ जाएगा, उस पर फिर आपका OH आएगा, उस पर आपने OH भेज देना। तो बस ध्यान ये रखना है कि आपको फर्स्ट अटैक करवाना है या सेकंड अटैक करवाना है, तो वहां से रिंग ओपनिंग आपने देखनी है। उसका रीजन ये है कि इस बार फर्स्ट अटैक जो होगा, रीजन क्या है, रीजन भी क्लियर होना चाहिए ना बेटा। तो अब की बार फर्स्ट अटैक किसका है बेटा, हेयर फर्स्ट अटैक ऑफ H पॉजिटिव। तो अब H पॉजिटिव होगा तो ऐसे जाओगे ना, CH2 CH, ये CH3 आया, ये O हो गया, ये O हो गया, आपका फर्स्ट अटैक करना है H पॉजिटिव का। तो H पॉजिटिव तो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ना, वो तो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन पे जाएगा तो देखो क्या सीन क्रिएट होगा, CH2 CH OH, और OH पे पॉजिटिव चार्ज CH3। अब ये जो है OH, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, OH पॉजिटिव चार्ज नहीं, OH न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको लेस हिंड्रेड पे जाना चाहिए, तो अब
लेस हिंड्रेड में न्यूक्लियोफाइल है तो लेस हिंड्रेड लेफ्ट साइड वाला है या राइट साइड वाला है? तो लेफ्ट लेफ्ट। हैंड लेफ्ट है तो ये इधर से छूट जाएगा और लेफ्ट वाले के साथ चला जाएगा। तो पहले लेफ्ट वाले के साथ चला जाएगा तो CH2, ये OH आ गया, इधर आ गया CH, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया CH3। अब सेकंड अटैक किसका था बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल OCH3 है तो न्यूक्लियोफाइल के पास और कोई चांस ही नहीं है। अब कहाँ जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल? अब जाना है तो इसी पे जाएगा ना, इसी पे जाएगा तो यही प्रोडक्ट तो बनेगा। लेकिन मैंने एक इतनी लंबी मैकेनिज्म वाली प्रोसेस छुटवा के मैंने आपको सीधा ही याद करवा दिया। क्या याद करवाया, क्या स्टेप यूज करना है? अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक करना हो बेटा तो लेस हिंड्रेड साइट में कर देना, और सेकंड अटैक करना हो तो मोर हिंड्रेड कर देना। सीधा क्वेश्चन आएगा और उसी बेस पर आपको करना होगा। क्लियर? चलो आगे बेटा। हटाएं इसको। अब देखो, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं। यहीं पे आज का टॉपिक एंडिंग करने वाले हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी दे देता हूं मैं आपको कि सपोज मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया बेटा, प्रोडक्ट बनाने बेटा दोनों साइड। देखो बनाओ जरा फटाफट से, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। मैं यहाँ आपकी पहचान के लिए एक पर स्टार लगा देता हूँ, जिससे आप मुझे आंसर बता सकें इजिली। स्टार लगा देता हूँ और अब आपको आंसर निकालने। अब जिसने सर कॉन्सेप्ट फॉलो लेफ्ट किया, वाला। इस साइड को मैं बोल देता हूँ ए में बताओ CH3 कहाँ जाएगा, और बी इधर है, बी में बताना है आपने। सर बी वाला बता रहा हूँ। हाँ बी वाला बताओ। सर बी बी वाले में तो CH3 है, CH3 नेगेटिव, वो लेफ्ट वाले कार्बन पे जाएगा क्योंकि वो मोर हिंडर्ड है। बी वाले मोर हिंडर्ड है, लेफ्ट वाले में जाएगा। मोर हिंडर्ड है क्योंकि क्यों, कौन सा अटैक है इसमें CH3 पहले का? H+ का अटैक है। हाँ पहले H+ का है, दूसरा अटैक किसका है? CH3 का। तो जब दूसरा अटैक CH3 का होगा तो कहाँ भेजोगे आप? मोर हिंडर्ड मोर में। हिंडर्ड। और ए वाले में देखो स्टार वाले पे जाएगा। स्टार वाले पे जाएगा। तो क्या चीज हुई देखो, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या बना? ये आपका CH3 है, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसका फर्स्ट अटैक है, ये रहा फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक है। फर्स्ट अटैक है तो कहां जाएगा ऑन? लेस हिंडर्ड। तो लेस हिंडर्ड का मतलब है ये CH3 ऐड करोगे तो लेस हिंडर्ड होगा ये वाला, क्योंकि इसमें एक CH3 है। उससे पहले आपने ये देखना था कि इसमें दो CH3 अटैच थे इस वाले कार्बन पर, तो ये कार्बन मोर हिंडर्ड था, मोर हिंडर्ड, और ये वाला कार्बन आपका लेस हिंडर्ड था। तो इसलिए आपको लेस हिंडर्ड पर भेजना था। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3, इस O के पास इधर OH आ जाएगा, इधर CH स्टार वाले के पास एक CH3 है और दूसरा CH3 और आ जाएगा। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में पहला अटैक नहीं है, दूसरा अटैक है CH3 का, गिरने एजेंट दे रखा ना, तो ये सेकंड अटैक है।
तो सेकंड अटैक बेटा किस पे जाएगा? ऑन मोर हिंड्रेड। तो सबसे सिंपल तरीका है, मोर हिंड्रेड कार्बन पे जाएगा। तो बेस्ट ये है कि CH3 को मोर हिंड्रेड पे भेजना है तो मोर हिंड्रेड पे भेजो, इधर भेजो आप। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो, मोर हिंड्रेड है तो कार्बोकेटाइन बनाएगा स्टेबल, तो कार्बोकेटाइन तो इसी से बनेगा, तो CH3 उसके पास जाएगा। तो कई तरीके हैं, CH3 C CH3 CH3, इधर आ जाओगे तो CH स्टार वाला CH3 और O, फिर लास्ट में H मिल ही जाएगा। क्लियर है बेटा? रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग कर लोगे? यस तो सर। अब जो है आपका जो फेज टेस्ट आएगा, फेज टेस्ट में तो आपका एल्काइल हैलाइड तक है ना, और उसमें एल्काइल हैलाइड है, लेकिन SN रिएक्शन तो है ही, क्योंकि ये जो एग्जांपल आप रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग कर रहे हो ये SN के एग्जांपल है। तो यहां तक कर लेना बेटा, आप जो है ईथर वाला पार्ट भी उसके साथ कर लेना है आपने। वैसे तो एल्काइल हैलाइड तक ही है आपका फेज का जो टेस्ट होगा, लेकिन फेज में नेक्स्ट वाला स्टार्ट ही कर देता हूं, क्योंकि अब कोई ज्यादा तो बचा है नहीं। अल्कोहल ईथर है और एल्डिहाइड कीटोन है और नाइट्रोजनस कंपाउंड मेन इसी की रिएक्शंस हैं, मेन कंपाउंड। बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो जो ये पढ़ लोगे तो वो वाले भी इजीली होने लग जाएंगे। तो आपका जो फेज का टेस्ट होगा, जो फेज टेस्ट है उसमें आपके क्या क्या चैप्टर आएंगे बेटा? फेज टेस्ट में अभी आपने क्या किया फर्स्ट फेज के बाद? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एफ एंड ब्लॉक मेटलर्जी, एक पार्ट तो ये आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड कार्बन एफ, कंटेंट और कंपाउंड एक पार्ट वो हो गया मेटलर्जी वाला। दूसरा पार्ट कौन सा है जो आपका पी ब्लॉक वाला है बेटा? दूसरा वाला पार्ट जो था आपका पी ब्लॉक का, ई ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, नोबल गैसेस। तीसरा पार्ट नोबल गैस। ये ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन वाला पार्ट करना है। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीज, ये आपका फेज फर्स्ट होगा। वैसे मैंने फेज सेकंड स्टार्ट, अभी जो फेज फाइनल है स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज ईथर वगैरह उसमें है, लेकिन ऑर्गेनिक को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि अब तैयारी करो आप एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर की, तो जिन बच्चों का 11th के नोट्स हैं आपके, एल्केन एल्कीन भी एक बार उसको रिवाइज कर लेना, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। क्लियर? ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। थैंक यू, सी यू फॉर नेक्स्ट लेसन वेरी सून।